हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज का हमारा लेक्चर 9th क्लास का सिलेबस, उसका चैप्टर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के ऊपर है, जिसमें हम इसकी एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो बेटा 1.1 को सॉल्व करने से पहले इसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा चैप्टर जो है वो मैट्रिक्स के ऊपर है, मैट्रिसेस के ऊपर है। तो आपको अक्सर बोर्ड में इस तरह का कोई सवाल आ जाता है कि व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स, व्हाट डू यू नो अबाउट रो मैट्रिक्स। ये मैंने आपके सामने कुछ लिखी है डेफिनेशंस, यानी मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है एंड इक्वल मैट्रिक्स क्या है। ये चंद डेफिनेशंस आपकी एक्सरसाइज 1.1 में आएंगी। इसके अलावा कुछ डेफिनेशंस आपकी 1.2 में के हवाले से होंगी, वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप इसको सबसे पहले देखें, व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, कैसी मैट्रिक्स होती है। कुछ बच्चों को ये भी समझ नहीं आती कि किसको मैट्रिक्स कहते हैं। तो बेटा ऐसी उसको ऐसे अल्फाज या ऐसे नंबर्स जो एक ख़ास सीक्वेंस में लिखे हों। देखें, ये ख़ास सीक्वेंस है, कुछ इस तरह से लिखे हों और वो इनक्लोज्ड हों, यानी बंद हों एक इस तरह की स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो हम इसको मैट्रिक्स कहते हैं। एनी नंबर्स which are written in the form of like this and enclosed in a square bracket is known as a matrix। इसी के साथ उसने आगे पूछा रॉ मैट्रिक्स क्या है। यानी रॉ मैट्रिक्स में आपने याद रखना है कि ऐसी मैट्रिक्स को रॉ मैट्रिक्स कहते हैं जिसके अंदर एक ही रॉ पाई जाती है। अब रॉ क्या है और कॉलम क्या है, ये आप जरा देखें। अगर आप एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर आप ऐसे हॉरिजेंटल जो लाइंस हैं उनको हम रोज बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होंगी उनको हम कॉलम्स बोलते हैं। ये आपने याद रखना। देखिए ना, एक ये कॉलम है और एक ये रो, एक ये रो है, यानी 2 रोज 2 कॉलम्स हैं। तो ये वाली जो मैट्रिक्स होगी ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि इसका ऑर्डर जो है वो सेम है। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे इसके बारे में। यहाँ पर इसने जस्ट बात पूछी हमसे रॉ मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जस्ट एक ही कॉलम पाया जाए, उसको हम कॉलम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। ये देखिए ना, एक ही कॉलम पाया जा रहा है, इसमें जबकि 2 कॉलम पाए जा रहे थे, इसमें एक रॉ पाई जा रही थी। रॉ एक थी, कॉलम्स देखें चाहे 2 थे। हम रॉ की बात नहीं कर रहे, हम कॉलम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो कॉलम मैट्रिक्स में जस्ट एक कॉलम पाया जाना चाहिए। जबकि इक्वल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो इक्वल मैट्रिक्स कौन सी होती है, यानी ऐसी मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं जिसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में सारे सेम हो। यानी 2 मैट्रिक्स हैं मेरे पास, मैट्रिसेस हैं जैसे 4, 5, 6 एंड 7। ये मैंने सपोज किया है, इसको मैं ए रख लेता हूं नाम। इसी तरह से बी एक मैट्रिक्स है जिसमें यहाँ पर लिखा है 3+1, यहाँ पे लिखा है 2+3, यहाँ पे लिखा हुआ है 5+1 और यहाँ पे लिखा हुआ है 9-2, कुछ इस तरह से लिखा हुआ। अब आप इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखें। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से मुराद बेटा ये होता है, अगर आप इस मैट्रिक्स का ये वाला नंबर उठा रहे हैं तो दूसरी मैट्रिक्स के भी यहीं पे देखें, इनको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहते हैं। अब देखें ये 4 है, इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 4 ही आएगा। इट मीन्स ये दोनों सेम है। 5 इधर से देखें 5 ही आएगा, 6 ही है, 5 और यहाँ 7 है, यहाँ पर 9-2 करेंगे तो 7 आएगा। इट मीन्स कि दोनों मैट्रिसेस जो है आपस में क्या है, इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो आप इसको इक्वल मैट्रिक्स में क्या लिखेंगे कि उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर आपस में सारे सेम हैं तो वो इक्वल मैट्रिक्स होगी। अभी हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, 1.1 को देखते हैं। तो बेटा जी ये 1.1 एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसके मैंने चंद पार्ट्स लिखे हैं। आप जस्ट इसका ऑर्डर, इसमें उसने पूछा आपको कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। तो आपको ऑर्डर का पता होना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर आप कैसे बयान करेंगे। ऑर्डर उर्दू में इसको मर्तबा बोलते हैं, यानी इसकी मैनेजमेंट कैसे की गई है ये आप बताएं। तो बेटा ये हमारा लेक्चर 1 है, यानी 9th के सिलेबस के हवाले से आपने जब भी नए नेक्स्ट लेक्चर्स अब हमारे अपलोड होंगे
उनको आपने इसी हिसाब से मतलब देखते जाना, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 के हिसाब से अपने सीक्वेंस को याद रखें। इस तरह से इंशाल्लाह हम तमाम लेक्चर्स जो हैं वो तमाम हर एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि आपके लिए हर तरह से मतलब किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए इसको देखते हैं, तो ऑर्डर कैसे फाइंड करना है। तो बेटा ये मैंने आपको अभी बता रहा था कि जो इस तरह से पाई जाती हैं इनको हम रॉज बोलते हैं, और इसको याद रखना है, हम एम से डिनोट करते हैं। देखिए तो इसमें एक ये रो है, एक ये रो, यानी 2 रोज इसके अंदर आ रही हैं। जबकि जो ये तो हॉरिजॉन्टल, जबकि जो वर्टिकल लाइंस होगी इनको हम कॉलम्स बोलते हैं, और इनको हम एन से डिनोट करते हैं, यानी कॉलम्स, और इसको डिनोट करेंगे एन से। अगर इसी का वो कहता है ऑर्डर बताएं, तो बेटा ये आपने कैसे लिखना है, यानी m बाय m के हिसाब से लिखेंगे। लेकिन इसका ऑर्डर आएगा क्या, वो आप क्या लिखेंगे, तो ऑर्डर आपने जो लिखना है वो आपने इसी के सीक्वेंस के हिसाब से लिखना है कि कितनी रोज हैं और कितने कॉलम। रोज हम पहले लिखते हैं, कॉलम बाद में। तो देखिए रोज कितनी है, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी 2 रोज 2 बाय 2, ये इसका ऑर्डर आ गया। आपने जस्ट ये मेंशन करना है इसमें कि 2 बाय 2 इसका ऑर्डर है। इसमें भी देखें, ये भी आप जस्ट आप इसका ऑर्डर ही आप लिख दें, 2 बाय 2 इसका भी है। इसमें देखें तो देखिए फर्स्ट रो है, जबकि कॉलम 2 है वो इसमें 2 पाए जा रहे हैं, यानी इसकी जो रोज है वो कितनी है, यानी m कितने है, m इसके अंदर 1 है, यानी 1 रो है, 1 बाय 2 कॉलम्स हैं, देखिए 1 एंड 2। इसके अंदर आएंगे तो देखें डी का जो ऑर्डर है वो क्या होगा। देखिए बेटा इसमें कॉलम तो एक है, जबकि रोज इसमें 3 पाई जा रही हैं, तो पहले रोज लिखेंगे 3, कॉलम क्या है 1, यानी 3 बाय 1। तो इसमें देखें बेटा 3 रोज है, 3 लिख दिया, कॉलम्स कितने हैं 2, तो ये आपने 2 इसके कॉलम्स लिख दिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो बेटा जी ये इसका 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें उसने आपसे जस्ट ये मांगा विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। यानी आपने ये जितनी भी मैट्रिसेस लिखी हुई हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उसके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स आपने चेक करने हैं कि क्या वो आपस में इक्वल हैं। जो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे उनको आपने एक दूसरे के इक्वल कंसीडर करना है, अदरवाइज छोड़ दें उसे, अगर वो आपस में इक्वल नहीं है तो चेक करते हैं। देखें इसके अंदर ए मैट्रिक्स के अंदर देखें आपके पास जस्ट 3 एक ही डिजिट पड़ा है जो कि 3 है। चेक करें किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर उसे सॉल्व करें तो 3 आ रहा है, तो देखें ये बेटा यहाँ से सी क्या आ रहा है, यानी a इज इक्वल टू सी आ रहा है। यानी उसको अगर आप इसको लिख सकते हैं कि a जो है वो c के इक्वल है, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करें तो देखिए ये एक एलिमेंट है, 5 - 2 करेंगे तो 3 आपका आंसर आ रहा है। ये तो हो गया। बी को चेक करें, बी के जैसा और कोई सेट है तो देखिए बेटा बी आई के इक्वल है। देखिए मुझे नजर आ गया 3 पाया जा रहा है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, बी इज इक्वल टू आई के इक्वल होगा, क्योंकि इसके भी एलिमेंट्स इसके बराबर होंगे। जबकि डी को देखें तो डी के जैसा कोई भी और सेट नहीं है, तो इसको आप छोड़ दें। ई को देखेंगे तो ई देखें आपका पाया जा रहा है एच के इक्वल, देखिए 4 4 6 6 0 2 0 2, यानी आप इसमें लिख सकते हैं कि ई जो है वो इक्वल टू एच है। इसी के साथ ये देखें जे बी सी के इक्वल है, 2 + 2 4 4 + 2 6 2 - 2 0 2 + 0 2। इट मीन्स E इक्वल टू एच और एच इक्वल टू जे, यानी ये तीनों सेट्स आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। ये हमारा एफ रह गया, तो एफ देखें चेक करें किसी में, देखें तो बेटा एफ जो है वो जी के इक्वल है। देखें 3 - 1 करेंगे 2 आएगा, 3 + 3 करेंगे तो 6 आएगा, तो आप लिख दें कि एफ इक्वल टू जी के है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें आपने जस्ट ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स चेक करने हैं कि कौन सा किस सेट के इक्वल है। तो आपने ये सेट इसमें जस्ट आपने बताना है कौन सा सेट किसके इक्वल है। इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी बेटा जी ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 1.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये अक्सर पेपर में बोर्ड में वो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको दे देता है 4 मार्क्स का। तो इसको अच्छे तरीके से देखें आप, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। इसमें भी आपने जस्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपने कंसीडर करना है और देखना है कि क्या वो एक दूसरे के इक्वल रख के उनसे क्या आंसर आ रहा है।
तो शुरू करते हैं। देखें यहाँ से, देखें आप a प्लस सी को आप इस सेट के इक्वल जो है, देखें ना ये इक्वल पड़ा हुआ है, तो आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जरा एक दूसरे के इक्वल रखें। मैं इस a प्लस सी को इक्वल टू 0 रख लेता हूँ और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। इसी तरह से a प्लस 2b को इक्वल टू मैं 7 के रख लेता हूँ, -7 के। ये देखें ना, इस जगह से अगर एलिमेंट उठा रहे हैं तो इधर से देखें, तो इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। इसी तरह से अगर मैं इस सेट को देखें c-1 को इक्वल टू रखता हूँ 3 के, तो इसको हम 3 का नाम दे देते हैं, इक्वेशन 3। ये बेटा थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है क्योंकि इसको हमने बाद में सॉल्व करना है, तो ये हमारा आंसर भी यहीं से निकलेगा। इसी के साथ देखिए 4d है, तो 4d को भी हम क्या करेंगे, कोई 4d को -6 इक्वल टू 2d के इक्वल रख के इसको हम इक्वेशन 4 का नाम दे देते हैं। सबसे पहले तो ये काम आपने करना है, यानी इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपने एक दूसरे के इक्वल रखना है। अब आपने याद रखना है कि पहला सवाल का जो पहला जो आंसर आपका ए बी सी में से निकल रहा है, तो सी का आंसर निकलेगा, क्योंकि देखो ना यहाँ पर एक वेरिएबल पाया जा रहा है जो कि सी है। इसमें भी डबल है, इसमें भी डबल है, यानी सी और डी ये दो इक्वेशन आपकी सबसे पहले हल हो सकती हैं। देखिए सी के साथ ये -1 हो रहा है, मैं इसको उस तरफ जब भेजूंगा तो उस तरफ ये प्लस हो जाएगा, तो सी इज इक्वल टू मेरे पास देखिए ना 4 आ गया। ये तो आपका क्वेश्चन नंबर आंसर, फर्स्ट आंसर जो सी का है वो आ चुका है। अब चेक करें किसी और इक्वेशन में ये सी नजर आ रहा है, अगर तो आ रहा है तो उसमें उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम। देखिए यहाँ पर नजर आ रहा है, तो मैं इसको लिख देता हूँ a प्लस सी की जगह 4 इक्वल टू 0। तो देखिए बेटा जी a के साथ ये 4 प्लस हो रहा है, उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ये आपका a का आंसर भी आ चुका है, a भी आ गया, c भी आ गया। इधर देखिए इस इक्वेशन में आपको a नजर आ रहा है, तो a का आंसर तो हम निकाल चुके हैं, तो a का आंसर आप इधर लगा सकते हैं। देखिए a इज इक्वल टू -4 प्लस 2b इक्वल टू -7, तो 2b इक्वल टू देखिए -7। b का आंसर फाइंड करना है। b के साथ जितनी भी कॉन्स्टेंट्स लिखे हुए हैं, कांस्टेंट नंबर लिखा है, 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा है, आप इसको बारी बारी दूसरी साइड पर ट्रांसफर कर दें। तो जब ये देखें सबसे पहले तो ये 4 उधर जाएगा, ये इधर माइनस का है, उस तरफ जाके प्लस हो गया, तो 2b आपके पास क्या आएगा, -3। हमें b का आंसर चाहिए, लेकिन अभी भी इसके साथ देखिए ना 2 है, इस 2 को आप उधर भेजेंगे तो देखें 2b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाएगा तो बेटा ये डिवाइड हो जाएगा। ये आपका b का आंसर भी आ गया, जो कि -3/2 है। सो इक्वेशन 4 को देखें, यहाँ पर इस तरफ भी d पाया जा रहा है, यानी 4d और इक्वल टू है 2d। आप ऐसा करेंगे d वाले को d वाले के साइड पर ले आए, वो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 2d। इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस था, उस तरफ प्लस हो गया। और दूसरी बात ये है कि ये देखें ना, ये कांस्टेंट नंबर है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लिखा हुआ, इसलिए मैंने इसको उस तरफ ट्रांसफर कर दिया। दोनों माइनस हो रहे हैं, तो 2d आपके पास आंसर आ रहा है इक्वल टू 6 के। देखिए ना यहाँ से 4d में से 2d माइनस हो रहा है, तो 2d वापस आ गया। अब d के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको उधर करेंगे तो ये उधर जाके डिवाइड होगा, तो d इज इक्वल टू 3 आपका ये आंसर भी आ गया। सो यहाँ पर आप देखें, प्रूफ दे सकते हैं कि जी आपका a इज इक्वल टू, नीचे आप a की लाइन में लिख के दे दें, a इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल टू -3/2, c इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू 3। तो बेटा ये आपका जो 9th क्लास का सिलेबस, उसका लेक्चर 1 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसी के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर को, जो कि लेक्चर नंबर 2 होगा, उसमें हम 1.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। उस लेक्चर को हासिल करने के लिए बेटा, अगर तो आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को बेटा सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जितने भी मेरे लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड हों वो आप तक बाकायदगी से पहुँचें। और बेटा अगर वीडियो पसंद आई है तो वहाँ पर इस तरह का एक साइन है, यानी लाइक का साइन है, उसको ज़रूर प्रेस कर दिया करें। इससे मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है कि मेरे स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तो बेटा ये सारी मेहनत आपके लिए है, ताकि आप अच्छे बोर्ड में मार्क्स हासिल करें, अपना, अपने वालिदैन का, अपने असातिज़ा का और अपने स्कूल का नाम रोशन करें। ओके, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, ओके, बाय, गॉड ब्लेस यू।